वेलकम टू एम एफ लाइफ। मैं अजिंक्य माने आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, बिजनेस एनलाइटमेंट V2 स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग लेसन नंबर 4। तो चलिए आज के लेसन की शुरुआत करते हैं। आज हम सीखने वाले हैं कॉर्पोरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सो दरअसल कॉर्पोरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट से हमें क्या पता चलता है? हमें कंपनी की जो है वैल्यू पता चलती है और कंपनी में क्या रिस्क है, हम किस रिस्क बेसिस पे हमें क्या वैल्यू मिल रही है वो पता चलता है। तो हम एग्जांपल ले रहे हैं ABC कंपनी एंड XYZ कंपनी। अब आपको देखने से पता चल रहा है कि ABC कंपनी का जो इनकम है बिलियंस में है, XYZ कंपनी का जो इनकम है वो मिलियंस में है। तो मिलियंस मतलब 10 लाख होते हैं, बिलियंस मतलब 100 करोड़, राइट। 6 जीरो और 9 जीरो। तो डेफिनेटली ये एक बड़ी कंपनी है, ये एक छोटी कंपनी है। आगे चल के हम लोग देखते हैं कि इसकी एक्सपेंसेस 20 बिलियन के हैं, इसके हो रहे प्रॉफिट 6 बिलियन। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक्सपेंसेस जो है वो ज़्यादा है, मतलब आमदनी 98, खर्चा रुपया, खर्चा ज़्यादा है। तो यहाँ पे डिफिसिट हो रहा है -53 बिलियन का। फिर हम इनके एसेट्स देखते हैं 86 बिलियन और लाइबिलिटीज है 32 बिलियन। तो जो नेट एसेट्स है या फिर नेट वर्थ है या फिर इक्विटी है या फिर बुक वैल्यू है, तो वो 54 बिलियंस की है, राइट। और यहाँ पे जो है वो एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज नेगेटिव है, तो -54 बिलियंस की है। तो अभी हमें क्या समझ में आता है? अभी हम एग्जांपल लेते हैं कंपनी ABC की। सो कंपनी ABC के अंदर जो आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दिख रहे हैं, तो यहाँ पे जो इनकम हो रहा है 26 बिलियन, ठीक है, एक्सपेंसेस है। अब आप सोचोगे कि इनके पास 86 बिलियन का एसेट है, तो उन्हें क्या जरूरत है कि वो कुछ उधार ले ले? ठीक है, उन्हें तो जरूरत होनी ही नहीं चाहिए। तो अच्छी खासी कंपनी क्यों उधार ले? तो ये जरा हम लोग समझते हैं कि इसका रिलेशन क्या है बेसिकली। सो आप देख रहे हैं कि 86 बिलियन जो है, मान लो कोई फैक्ट्री है, एसेट। अब उस एसेट्स के अंदर काम करने के लिए एम्प्लॉयज तो लगेंगे, तो सैलरीज का खर्चा आएगा जो एक्सपेंसेस में जाएंगे। मान लो वो चीज़ रेंट के ऊपर होगा, जमीन रेंट के ऊपर होगा तो रेंट पे करना है, फ्यूल पे करना है, ठीक है, रॉ मटेरियल्स जो भी लगते हैं। तो इस एसेट से वो पैसा निकलवाने के लिए मुझे एक्सपेंसेस भी लगते हैं, ओके। तब जाके उतनी इनकम आ रही है, राइट। अब हम देख रहे हैं कि 6 बिलियन का प्रॉफिट भी हो रहा है, ठीक है। अब मान लो हमारे पास एसेट्स है और हमारे पास लाइबिलिटीज भी है। अभी आप सोचिए कि हमारे पास अगर लाइबिलिटीज ना होती, ओके, हम क्या करेंगे? ये लाइबिलिटीज मान लो पे ऑफ करते हैं, तो हम 86 बिलियन जो है -32 बिलियन अगर करते हैं तो 54 बिलियन का बचता है, ठीक है। तो 54 बिलियन क्या उतना ही 26 बिलियन इनकम कर पाएगा? डेफिनेटली नहीं कर पाएगा। वो ऑब्वियसली कम ही कर पाएगा अगर हम लोग देखें अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। सो अब देखिए 86 प्लस 32 बिलियन दोनों मिला के लगभग कितने हो रहे हैं? 8 9 10 11 12, मतलब लगभग 120 बिलियन है अप्रोक्सीमेटली। सो 120 बिलियन से मुझे 26 बिलियन आ रहा है, मतलब कितना आ रहा है? 1/6 अप्रोक्सीमेटली 16.66% आ रहा है, ठीक है। तो 54 बिलियन अगर सिर्फ होते, तो उसका अगर मैं देखूँ 16% अप्रोक्सीमेटली 1/6 कितना होता है? तो मैं राउंड फिगर 54 बिलियन को मैं राउंड फिगर लेता हूँ 60, ठीक है। तो मतलब 10 बिलियन अप्रोक्सीमेटली पकड़ दो। तो मुझे 10 बिलियन ही इनकम आता अगर मैं मेरे लाइबिलिटीज को पे करता तो, राइट। और एक्सपेंसेस फिर भी, मतलब अगर मैं इंटरेस्ट भी इसके ऊपर मान लो इंटरेस्ट 10% है, ठीक है, जो उन्होंने लोन लिया है 10% के ऊपर लोन लिया हुआ है, तो 3 बिलियन में भी लोन में जाता होगा, वो भी माइनस करो तो 17 बिलियन का तो एक्सपेंसेस है। तो इनकम 10 बिलियन और 17 बिलियन एक्सपेंसेस, तो मैं तो नुकसान में जाऊंगा, कंपनी डूब जाएगी। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं लाइबिलिटीज उठाता हूँ, और बैंक जो है वो मुझे लाइबिलिटी, बैंक या शेयर होल्डर्स या जो भी है, ठीक है, वो जहाँ से भी मुझे पैसा उठा रहा हूँ मैं लाइबिलिटीज का, राइट। सो वो जो पैसा है, वो पैसा मुझे लोग क्यों दे रहे हैं? क्योंकि उनको पता है कि मेरे पास एसेट है। जैसा हम घर गिरवी रख के पैसा लेते हैं उधार, राइट, लोन पास करते हैं, एक घर के ऊपर भी दूसरा घर हम लोग गिरवी रखेंगे तो हमें नया लोन पास होता है। तो वैसा ही ये हमारे पास एसेट है, इसलिए हमें उधार मिल रहा है, और ये सस्ते में हमें मिल रहा है। जैसे कि मैंने आपको गवर्नमेंट पॉलिसी में बताया था कि गवर्नमेंट क्या करती है, इंटरेस्ट रेट कम करती है ताकि बिजनेसेस और बिजनेस बढ़ सके। अब ये भाई साहब क्या कर रहे हैं कि 10% इंटरेस्ट है, मान लो 3 बिलियन मुझे ब्याज में भरना पड़ रहा है, तो 3 बिलियन में ब्याज में यहाँ पे भर रहा हूँ, ठीक है।
तो उसकी वजह से मुझे क्या हो रहा है कि मेरा इनकम भी यहाँ पे बढ़ रहा है और नेट नेट 6 बिलियन में कमा रहा हूँ। ओके, सो इस 32 बिलियन के उधार आने से मेरा इनकम भी बढ़ रहा है, मेरे एक्सपेंसेस भी निकल रहे हैं और मैं सिर्फ 10% इसके अंदर जो मेरा खर्चा है वो निकल रहा हूँ और मैं 6 बिलियन कमा रहा हूँ। मतलब लगभग मुझे 30% का बेनिफिट हो रहा है और खर्चा सिर्फ 10% है, नेट नेट मुझे 20% का बेनिफिट हो रहा है। ठीक है ना? तो ऐसा कंपनीज बेनिफिट करती है, राइट। और ये बिजनेस चलते रहता है, एक्सपेंसेस हो रहा है तो लोगों को सैलरीज है, एम्प्लॉयज है, और प्रोडक्ट्स कंपनी बना रही है मतलब कंज्यूम भी हो रहा है, राइट। तो जीडीपी भी बढ़ रहा है, तो विन 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 सिचुएशन है। गवर्नमेंट चाहती है क्या कि जीडीपी बढ़े, लोगों को जॉब्स मिले, बिजनेस बढ़े, सब कुछ खुशी खुशी हो जाए। ठीक है, एम्प्लॉयज भी खुश, कंपनी भी खुश, गवर्नमेंट भी खुश, ठीक। तो ये ऐसा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होता है। अब हमें ये देखना है कि दिस इज हेल्थी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कुछ कंपनीज जो होती है वो जो लाइबिलिटीज है, राइट, मतलब जो उधार है, वो पहले का उधार चुकता करने के लिए वो उधार यूज करती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अभी हम नेक्स्ट कंपनी का लेते हैं। सो ये जो नेक्स्ट कंपनी है, ठीक है, तो ये क्या कर रही है, ये उधार ले रही है, फिर ये और उधार बढ़ाती जाएगी बढ़ाती जाएगी। ऐसा होता है ना, लोग एक क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं, फिर उस क्रेडिट कार्ड का बिल पे करने के लिए फिर और दूसरा क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं, राइट। एक दोस्त से पैसे मांग लिए, फिर दूसरे दोस्त से पैसे मांग लिए, ऐसे पैसे घुमा ही रहे एक दूसरे के। तो ऐसी कंपनीज करती है और अल्टीमेटली फिर कंपनी क्या होती है, डूब जाती है, राइट। तो ये डूबने का 3 स्टेजेस है। ठीक है, तो ये कुछ नए शब्द आप सीखने वाले हो जो कि आप न्यूज चैनल में देखोगे या रिपोर्ट्स में पढ़ोगे, राइट, न्यूज़पेपर में पढ़ोगे, तो आपको समझना चाहिए कि ये है क्या। तो इंसॉल्वेंसी का मतलब क्या है, इनकम इज लेस देन एक्सपेंसेस, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, राइट। उसको बोलते हैं इंसॉल्वेंट कंपनी। डिफॉल्टर मतलब क्या है कि वो खुद के बिल्स नहीं पे कर रहे, रेंट नहीं पे कर पा रहे, इलेक्ट्रिसिटी नहीं पे कर पा रहे, सैलरीज नहीं पे कर पा रहे, राइट। तो खर्चे पे नहीं कर पा रहे तो वो डिफॉल्टर बन जाते हैं, राइट। फिर बैंक्रप्सी का मतलब क्या है कि चलो अभी कंपनी डूबी गई है, अब कोर्ट ऑर्डर देगी कि जो भी शेयर होल्डर से जो भी है, जिनको भी उधार दिया है, तो वो चलिए सब अभी सेटलमेंट कर दे। तो जैसा किंगफिशर का हुआ, राइट, सारी उसका घर, उसकी गाड़ियाँ सारी नीलामी में डाल दी। ठीक है, और एक पुणे के बिल्डर थे, तो मतलब रियल इस्टेट सब क्रैश हो गया, तो काफ़ी सारे बिल्डर जो है वो बैंकरप्ट हो चुके हैं, राइट, कुछ बिल्डर्स जेल में भी जा चुके हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती है। तो ये 3 नए शब्द आप समझ लीजिए। फिर सो दरअसल क्या है कि स्टॉक प्राइसेस जो है वो इन्वेस्टमेंट की क्वालिटी कभी भी नहीं बताते। ठीक है, अभी ज़्यादातर अनएजुकेटेड इन्वेस्टर्स क्या होते हैं, वो अफोर्डेबल स्टॉक्स होते हैं। जैसे कि मुझे भी लोग पूछते हैं, ये 2 रुपए में शेयर मिल रहा है, 5 रुपए में मिल रहा है, अरे यस बैंक इतना सस्ता हो गया है, खरीद ले क्या, राइट। या फिर मैंने खरीदा हुआ है, फिर और एक कंपनी है आर पावर, राइट, 1 रुपए तक कुछ चली गई है, तो अभी खरीद ले। तो लोगों को क्या लगता है, जो नए लोग आए हैं ना, उन्हें ऐसा लगता है कि मेरा एक का 100 रुपए हो जाएगा या एक का 10 हो जाएगा। ठीक है, और वो फंस जाते हैं उन पेनी स्टॉक्स के अंदर। तो अनएजुकेटेड इन्वेस्टर हमेशा अफोर्डेबल स्टॉक्स देखता है और उसे ये नहीं पता होता कि जो अफोर्डेबल दिखता है वो मैनिपुलेटेड होता है। ठीक है, वो कभी बढ़ेगा नहीं, जितनी कंपनी खराब तो उतना वो मतलब बिजनेस ही नहीं चलने वाला, तो शेयर प्राइस कैसे बढ़ेगा। लेकिन लोगों को नहीं पता चलता, लोग तो लॉटरी खेलने के लिए आ जाते हैं। ठीक है, सो ए स्टॉक वैल्यू इज बेस्ड मोर देन इट्स प्राइस। ठीक है, जैसे कि मान लो अगर हम लोग कोई सब्जी खरीदने जा रहे हैं या कोई प्रोडक्ट खरीदने जा रहे हैं, तो उसके ऊपर प्राइस मेंशनड है। ठीक है, स्टॉक प्राइस का ऐसा नहीं होता ना कि उसके ऊपर प्राइस मेंशनड है, वो तो ऊपर नीचे होते रहता है। ठीक है, इट डिपेंड्स अपॉन वैल्यू एंड डिमांड एंड सप्लाई। तो फॉर एग्जांपल, प्राइस इज व्हाट यू पे एंड वैल्यू इज व्हाट यू रिसीव। ठीक है, सो सपोज एबीसी कंपनी 30,000 में मिल रही है। ठीक है, एक शेयर 30,000 रुपए का है। ठीक है, एबीसी कंपनी का, जो कि बिलियंस में कमा रही है, अच्छी कंपनी, बड़ी कंपनी, और छोटी कंपनी 30 रुपए में। तो होगा क्या, ये 30 रुपए का 3 रुपए भी हो जाएगा और ये 30,000 का 60,000 भी हो जाएगा। इसके ऊपर आपको अच्छा डिविडेंड भी मिलेगा। तो एक नया बंदा क्या देखेगा, वो देखेगा कि अरे सस्ते में है, अफोर्डेबल है, 30,000 रुपये कहाँ पे डालू, लेकिन वो 30 रुपये भी उसके डूब जाएंगे। ओके,
और ये 30,000 वाला उसका 40,000 करेगा, 50,000 करेगा, 60,000 भी करेगा। अब जैसे हम लोग डेब्ट टू जीडीपी देखते थे ना, वैसे हम लोग यहाँ पे डेब्ट टू एसेट रेशियो भी देखते हैं कि कितना उधार के ऊपर कितना एसेट है और क्या उस एसेट से वो इतना इनकम कमा पाएगा कि वो अपना खर्चा निकाल ले। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या कहा मैंने, वापस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में लेके चलता हूँ। ये जो लाइबिलिटीज है, ये लाइबिलिटीज अगर वो जमा कर रहा है तो इसके ऊपर कुछ इंटरेस्ट लगेगा। तो क्या कंपनी के पास इतने एसेट्स है कि वो उन पैसों का इस्तेमाल करके इतना इनकम कमा ले कि अपना खर्चा निकाल के मेरा उधार भी वापस कर दे। तो इसको कहते हैं डेब्ट टू एसेट रेशियो। तो कंपनीज के अंदर ये चेक किया जाता है। फिर पीपल हु फिश फॉर दोज पेनी स्टॉक्स इन होप ऑफ गेटिंग ए बिगर विनर ऑफन गो एम्प्टी हैंडेड। ठीक है ना, तो ऐसा कहावत भी है कि जिस देश के अंदर लालची लोग हैं वहाँ पे धोखेबाजों को कभी भूखा नहीं सोना पड़ता। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे पेनी स्टॉक्स आते हैं, कंपनीज आती है चली जाती है। अभी क्रिप्टो मार्केट में भी ऐसे ही हुआ है, राइट। बहुत सारे फेक कॉइन्स आए हैं, उसके अंदर लोग इन्वेस्ट करते हैं, उनको ऐसा लगता है कि हर चीज़ बिटकॉइन या इथेरियम बन जाएगी। तो ऐसा नहीं होने वाला। ओके, सो हाउ डू वी डिटरमाइन प्राइस एंड हाउ डू वी डिटरमाइन वैल्यू। ठीक है, सो प्राइस इज व्हाट यू पे एंड वैल्यू इज व्हाट यू रिसीव। तो प्राइस जो है हम पे कर रहे हैं पैसा, और वैल्यू जो है वो हमें मिल रही है। तो प्राइजेस जो है ना, ये डिमांड सप्लाई की वजह से चेंज होते हैं। जैसा मैंने आपको पहले के लेक्चर्स में एग्जांपल दिया था मच्छी मार्केट का, राइट, संडे को होता है महंगा, राइट। तो वैसे ही डिमांड सप्लाई के ऊपर से प्राइस डिसाइड होते हैं। और वैल्यू कैसे डिसाइड होती है कि पैसा, कंपनी पैसे कितने कमा रही है, कंपनी लॉस में तो नहीं है, कंपनी फ्यूचर में ग्रोथ तो करेगी कि नहीं, उससे कंपनी की वैल्यू डिसाइड होती है। ठीक है, फिर या तो प्राइस कैसे होगी, उस वैल्यू के ऊपर होगी। मान लो 100 रुपये प्राइस है, तो सॉरी 100 रुपये वैल्यू है कंपनी की। ओके, तो जो प्राइस होगी वो 110, 120, 150 भी जा सकती है, या 50 रुपये तक भी आ सकती है। ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे अंडर वैल्यूड कंपनी तो खरीद लो, ओवर वैल्यूड कंपनी तो नहीं नहीं भाई यहाँ से निकल लो, राइट। सो ये जो प्राइस डिटरमाइन होती है ये टेक्निकल एनालिसिस से डिटरमाइन होती है, और जो वैल्यू डिटरमाइन होती है वो फंडामेंटल एनालिसिस से डिटरमाइन होती है। अब हम कुछ रेशियोज देखेंगे। ठीक है, अब ये कुछ रेशियोज है जो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और उसका मतलब ही नहीं समझ पाते। ठीक है, कि ये कितने इंपॉर्टेंट रेशियोज हैं और इन्हें हमें क्यों देखना चाहिए। ओके, तो अभी मैं काफ़ी बेसिक लेवल पे आपको बताने वाला हूँ। सो हम पहला देखते हैं प्राइस टू अर्निंग रेशियो, जिसको हम लोग पी रेशियो बोलते हैं। सो अर्निंग्स मतलब क्या है, हाउ मच कंपनी द कंपनी मेक्स, राइट। उसका सरप्लस क्या है, उसका प्रॉफिट क्या है, अर्निंग क्या है, नेट प्रॉफिट क्या है। The more money a company earns, the more valuable for the investor, obviously, right? जितना ज़्यादा प्रॉफिट उतना ज़्यादा वैल्यू। अब हम एक एग्जांपल लेके समझते हैं। अब महाराष्ट्र में ये चाय वाला बहुत फेमस हो गया, येवले अमृतालय। तो मतलब 12 लाख रुपए महीने का कमाने वाला चाय वाला, ऐसे मतलब इसकी स्टोरी काफ़ी फेमस हो गई, आप यूट्यूब पे देख सकते हो, राइट। सो अब ये येवले जी ने किया क्या, मैं पर्सनली इनसे मिलके भी आया हूँ बाय द वे। सो येवले जी ने किया क्या, कि उन्होंने एक यूनिक फॉर्मूला बनाया चाय का, एक उनका चाय का सीक्रेट मसाला है। फिर उन्होंने वेंचर कैपिटलिस्ट देखा, उनके पिताजी, तो उनके पिताजी से उन्होंने पैसे लिए और उन्होंने एक चीप लेबर ढूंढा जो कि उनकी घर की थी, उनकी माँ। ठीक है, और उन्होंने चाय की टपरी स्टार्ट कर दी। सो एक्सपेंसेस क्या क्या थे बिजनेस के अंदर, चाय पत्ती, चीनी, मतलब शक्कर, पानी, दूध, कप, राइट। तो ये जो सारे एक्सपेंसेस थे। इन्वेस्टमेंट जो लगी इसके अंदर 30 रुपए की इन्वेस्टमेंट लगी, और रिवेन्यू जो थे वो चाय बेचने से आ रहे थे। तो रिवेन्यूज उनको आए 50 रुपया, एक्सपेंसेस, ये जो सारे एक्सपेंसेस थे वो हो गए 20 रुपया, और अर्निंग्स उन्होंने कमाई 30 रुपया। उन्होंने 30 रुपया कमा लिए थे। तो उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट ली थी उनके डैड से, 30 रुपये ली थी, प्रॉफिट भी कमाए 30 रुपया। चलो ले लो आपके 30 रुपया, अब बिजनेस हमारा फ्री हो गया, राइट।
अब बिजनेस कैसे धीरे धीरे बढ़ता गया, आप एक्चुअल में देखो तो इनका काफ़ी ज़्यादा बिजनेस बढ़ रहा है क्योंकि इनका रेपुटेशन बहुत बढ़ रहा है। दूसरे चाय वाले इनके जैसे कॉपी किए, राइट। अमृतुल्य, हर हर मतलब कोई भी नाम ले रहे हैं और अमृतुल्य, राइट। सो अमृतुल्य, सॉरी प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा टफ है। सो अमृतुल्य, राइट। सो रेपुटेशन बढ़ गई तो वैसे ही कंपनी की वैल्यू भी बढ़ेगी, राइट। जैसे आप देखेंगे बड़े बड़े ब्रांड्स लार्ज कैप्स होते हैं, उनकी वैल्यू भी ज़्यादा होती है। अब हम सीखेंगे अर्निंग्स पर शेयर, राइट। अर्निंग्स पर शेयर मतलब क्या होता है कि जैसे ही ये बिजनेस बढ़ रहा है, ठीक है, अब वो कंपनी डिसाइड करती है कि अभी हमें फास्ट ग्रो करना है, right? तो वो क्या चाहती है कि वो बहुत सारी दुकानें एक साथ खोले, तो उनको बहुत सारा कैपिटल भी चाहिए। तो अभी वो उधार नहीं लेने चाहते, ठीक है ना, क्योंकि अभी उनके एरिया में तो दुकान चल गई, अब दूसरे एरिया में दुकान चलेगी नहीं चलेगी, ठीक है ना, वो नहीं उनको रिस्क लेना। उन्होंने एक बिजनेस मॉडल सक्सेसफुल किया है, अब जिसको भी इस बिजनेस मॉडल के अंदर इंटरेस्ट हो वो इन्वेस्ट करे। तो वो अपने 100 शेयर्स लॉन्च करते हैं, ठीक है, तो वो 100 शेयर्स लॉन्च करते हैं। अब अर्निंग्स उनकी हो रही है 30 रुपया, ठीक है, तो 100 के ऊपर 30 रुपया मतलब क्या है, पर शेयर अर्निंग्स पर शेयर कितना है, 30 पैसा हो गया, ठीक है। 100 शेयर्स हैं और उनकी अर्निंग जो हमने देखी थी 30 रुपया हो रही है, ओके। सो पर शेयर मतलब 30 पैसे का प्रॉफिट डिवाइड हो रहा है, राइट, सिंपल। तो शेयर प्राइस जो है, राइट, शेयर खरीदने से हमें मतलब सिर्फ हमने शेयर खरीद लिया तो बिना कुछ किए मुझे बैठे बैठे 30 पैसा मिल रहा है, ठीक है। अब जब मुझे बिना कुछ किए बैठे बैठे, मेहनत तो वो कंपनी वाले कर रहे हैं, राइट, बिना कुछ किए मुझे अगर 30 पैसा मिल रहा है सो आई एम हैप्पी, मुझे 10% मिल रहा है, ठीक है। अब क्या होगा कि इन्वेस्टर्स की लड़ाई होगी, उनका डिमांड सप्लाई चलेगा कि मुझे शेयर्स चाहिए, मुझे शेयर चाहिए, और उनके झगड़े के अंदर प्राइस ऊपर नीचे होती रहेगी। तो उससे क्या होगा, तो उससे डिसाइड हुआ, जो भी डिमांड सप्लाई चला उससे डिसाइड हुआ कि पर शेयर जो है वो 3 रुपए में बेचे जाएंगे, ठीक है। पर अभी आपको कैसा पता कि ये जो 3 रुपया पर शेयर में ले रहा हूँ ये मेरे लिए अच्छा है या बुरा है, ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे दूसरे कंपनीज के साथ भी तो कंपेयर करना पड़ेगा, राइट। एक कंपनी तो नहीं है, शेयर मार्केट में तो कई सारी कंपनियां हैं। तो मान लो हम ये 3 बिजनेसेस मॉडल शॉर्टलिस्ट करते हैं, ठीक है। वड़ा पाव का मॉडल जो बहुत पुराना वेल सेटल्ड बिजनेस है, फिर उसके बाद शवारमा का मॉडल आया, और अभी चाय का मॉडल आया, ठीक है। तो ये 3 बिजनेस मॉडल्स हमने खुद अपनी आंखों से देखे हुए हैं कि ये कैसे ग्रो किए, राइट। ये माननीय श्री बाला साहेब ठाकरे जी ने स्टार्ट किया था, फिर बाद में इसका ज़माना आया, अब इसका ज़माना आया, राइट। तो हम देखते हैं कि जो चाय का बिजनेस है वो 3 रुपये पर शेयर मिल रहा है, शवारमा का बिजनेस है वो 2.5 रुपये पर शेयर मिल रहा है, और वड़ा पाव का बिजनेस 2 रुपया पर शेयर मिल रहा है। तो ये क्या ये सस्ता है इसलिए मैं इमीडिएटली बाई करूँ, या मुझे कुछ और भी एनालाइज करना चाहिए, राइट। तो ज़्यादातर लोग क्या सोचेंगे, पीपल मोस्ट वुड थिंक दैट द shawarma हैव बेटर वैल्यू बिकॉज देयर स्टॉक प्राइस इज लेस एक्सपेंसिव, ठीक है। तो मतलब कुछ लोग होते हैं कि चलो शवारमा में करते हैं, ना ऊपर ना नीचे, ठीक है। या फिर कुछ लोग सोचेंगे चलो वड़ा पाव में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। सो डिपेंड करता है, उनको ऐसा लगेगा कि चलो मैं सस्ते में करता हूँ, ठीक है। बट यू शुड नॉट लुक एट द शेयर्स ऑफ द स्टॉक द सेम वे यू शॉप फॉर द थिंग्स एट द स्टोर, राइट। तो हम लोग डी मार्ट में जैसा शॉपिंग करते हैं, जो सस्ते में मिला उठा लिया, तो वैसे नहीं करना है, तो हमें और एनालाइज करना है इसके अंदर। तो अभी हम क्या देखते हैं कि हम अर्निंग्स पर शेयर देख रहे हैं कि 3 रुपया पर शेयर खरीदने पे मुझे 30 पैसा मिल रहा है, यहाँ पे 2.5 रुपया पर शेयर खरीदने पे मुझे 25 पैसा मिल रहा है, और यहाँ पे 2 रुपया पे खरीदने पे मुझे 20 पैसा मिल रहा है। तो बेसिकली क्या है, हाउ मच यू आर विलिंग टू पे टू गेट ₹1 अर्निंग। तो अगर मुझे एक ही पैरामीटर्स के ऊपर इसको जज करना है, ठीक है, तो मैं कैसे जज करूंगा, मैं जज करूंगा प्राइस टू अर्निंग रेशियो से, पी रेशियो से। पी रेशियो मुझे क्या कहता है, राइट, कि मैं कितना पैसा इन्वेस्ट करने पे मुझे 1 रुपये मिलेगा। यहाँ पे मैंने बताया हाउ मच आर यू विलिंग टू पे टू गेट 1 रुपीज अर्निंग।
तो मैं यहाँ पे कितना रुपए इन्वेस्ट करने पे मुझे 1 रुपया मिलेगा, ठीक है। सो यहाँ पे मैं जब 10 रुपये इन्वेस्ट करता हूँ ना, तब जाके मुझे 3.3 शेयर्स मिलेंगे, ठीक है। ऐसा पॉइंट में कभी शेयर नहीं मिलते, लेकिन मैं एग्जांपल करके दे रहा हूँ। सो अर्निंग्स पर शेयर, 3 शेयर लिए तो क्या होगा, मुझे 3.3 शेयर लिए तो क्या होगा, मुझे 1 रुपये प्रॉफिट होगा। तो मैं जब 10 रुपये इन्वेस्ट करता हूँ तो मुझे 1 रुपये प्रॉफिट होगा। यहाँ पे भी अगर देखा जाए तो मैं 4 शेयर खरीदूंगा, ठीक है, 2.5 रुपये के 4 शेयर, तो 10 रुपये वैल्यू होती है, तो 25 × 4 मतलब 1 रुपया हो जाएगा। तो 10 रुपये के अंदर यहाँ पे भी मुझे 1 रुपया मिल रहा है, यहाँ पे भी 10 रुपये के अंदर मुझे 1 रुपया मिल रहा है। यहाँ पे मैं 5 शेयर खरीद रहा हूँ, यहाँ पे मैं 4 शेयर खरीद रहा हूँ, और यहाँ पे मैं 3.3 शेयर्स खरीद रहा हूँ। ओके, सो पी रेशो हमें बताता है कि कंपैरिजन करने के लिए हमें आसान होता है, क्योंकि हर एक की शेयर प्राइस अलग है और हर एक की अर्निंग्स अलग है। तो उसको एक पैरामीटर्स पे कैसा लाए, तो कितने पैसे में कितना मिल रहा है वो चीज़ पता चलेगी। अब ये रेशियो जितना कम होगा ना, लेस फिगर मोर वैल्यू, तो उतना अच्छा, हमें इतना ही समझना है। पी रेशियो में क्या दिखना है कि जितना कम उतना अच्छा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अभी इसका आप ले लो, मान लो ये 5 रुपये होता तो क्या होता, ठीक है। मान लो ये 5 रुपये शेयर होता, तो ये कितना होता, राइट। आपको क्या करना है, 5 / 0.25, तो ये 20 हो जाता, ठीक है। तो ये अच्छा नहीं है, राइट। 5 रुपये पर 25 पैसा तो ऑब्वियसली कम है, 2.5 रुपये पर 25 पैसा 10%, विच इज़ गुड, ठीक है। ऐसा है, तो ये और भी कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये 5 रुपया हो, 5 हो गया अगर प्राइस टू अर्निंग, तो वो और भी अच्छा है। मतलब मान लो 50 पैसा इनकी अर्निंग्स हो रही है, ठीक है, 25 पैसे के बदले, तो ये 5 हो जाएगा फिगर। तो जितना कम उतना अच्छा, ठीक है, इतना ही हमको ध्यान में रखना है। तो हर 10 रुपये इन्वेस्ट करने पे मुझे 1 रुपये यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ पे भी सब सेम दिख रहा है मुझे। अब मुझे और एनालाइज करना पड़ेगा, तो मैं देखता हूँ प्राइस टू अर्निंग एंड ग्रोथ रेशियो। अभी फ्यूचर में ग्रोथ क्या है, इसको हम लोग पी रेशियो बोलते हैं, ठीक है। सो जैसा मार्केट के अंदर बूम्स होते हैं, या बबल्स होते हैं, तो उनको मतलब जितना मार्केट ऊपर जाता है तो वो महंगा 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 होते जाता है, राइट। सो स्टॉक मार्केट कैसा है कि अभी क्या चल रहा है उससे फर्क नहीं पड़ता, वो फॉरवर्ड थिंकिंग प्लेस है। मतलब इन्वेस्टर इसलिए बाय करते हैं कि आगे चल के कंपनी ग्रो करेगी या नहीं करेगी, राइट। तो अगर फ्यूचर के अंदर ग्रोथ है, अभी भले ही स्टॉक प्राइस महंगा लग रहा है, उसका अर्निंग्स कम है, जो भी है, लेकिन मुझे लगता है कि फ्यूचर में उसकी ग्रोथ है, और इस कंपनी की फ्यूचर में ग्रोथ नहीं है, तो मैं फ्यूचर में के ग्रोथ में इन्वेस्ट करूंगा। तो अभी ये कैसे कैलकुलेशन होता है, राइट। तो ग्रोथ कैसा है हम लोग देखते हैं कि आगे कौन सा बिजनेस बढ़ेगा, राइट। तो ऐसा भी देखा जाता है, मान लो ये अच्छी कंपनी है और ये खराब कंपनी है, जो हमने देखा 2 एग्जाम्पल। लेकिन ऐसा भी देखा जाए, जो अच्छी कंपनी है, मान लो एप्पल, तो एप्पल कंपनी जो है वो सस्ती, मतलब उसके बिजनेस नहीं हो रहा है अभी, वो कम 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 नीचे नीचे चली जा रही है, राइट। यस बैंक नीचे नीचे चली गई। लेकिन वही जो खराब कंपनी है, राइट, जैसे कि प्रेस्टीज कंपनी बहुत ही खराब चल रही थी, आइशर मोटर्स बहुत ही लॉसेस में थी, लेकिन उन्होंने धीरे धीरे लॉसेस कम किए और आगे जाके ग्रोथ करते हैं। तो फ्यूचर में क्या ग्रोथ हो रही है ये देखने पे मुझे इन्वेस्ट करेगा, क्योंकि अभी जो खराब वैल्यू खराब है जिस कंपनी की, लेकिन उसके अंदर कुछ टर्न अराउंड हो रहा है, कंपनी आगे जाके बढ़ेगी, तो ऑब्वियसली मैं उसके अंदर इन्वेस्ट कर सकता हूँ। ये फिगर्स के अंदर हम लोग कैसे देख रहे हैं, ये तो चीज़ें हमने डिस्कस की। अब हम देखते हैं कि चाय के बिजनेस में 20% ग्रोथ है, शवारमा के बिजनेस में 10% ग्रोथ है, और वड़ा पाव के बिजनेस में 5% ग्रोथ है, ठीक है। क्योंकि चाय कैसा है, चाय मतलब एक तो प्राइस पॉइंट से सस्ते में मिल रही है कंपेयर टू इन दोनों से, प्लस चाय इजीली पी जाती है, तो कम समय में यहाँ पे बनाओ यहाँ पे बेचो, यहाँ पे बनाओ यहाँ पे बेचो। वड़ा पाव गर्म होने तक हमें रुकना पड़ता है, शवारमा बनने तक हमें, तो ये कम समय में बहुत ज़्यादा ग्रो कर ले रहा है, इसका सेल्स ज़्यादा बढ़ रहा है, राइट। तो इसका ग्रोथ जो है वो 20% है। तो अभी पीजी रेशियो क्या बनेगा, ठीक है, प्राइस टू अर्निंग्स टू ग्रोथ, ठीक है ना। ये जो 10 और 20% ये होता है 0.5, ठीक है। यहाँ पे हो रहा है 1 और यहाँ पे हो रहा है 2, ओके। तो पीजी रेशियो से हम क्या देख रहे हैं, प्राइस टू अर्निंग्स टू ग्रोथ रेशियो। यहाँ पे भी जितना कम, जैसे हमने पी में बोला, जितना कम उतना अच्छा, राइट।
तो लेस द फिगर मोर द वैल्यू थी, जितना फिगर कम उतना अच्छा। तो हमें पता चल रहा है कि ये जो चाय का बिजनेस है इसके अंदर ग्रोथ जाता है, ठीक है। सो जब भी हम कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखते हैं तो हम प्राइस से रिलेटेड सब कुछ देखते हैं। जैसा हम गवर्नमेंट फाइनेंशियल के अंदर जीडीपी से रिलेटेड सारी चीजें देखते हैं, तो वैसे ही यहाँ पे प्राइस से रिलेटेड सारी चीजें देखते हैं। प्राइस टू अर्निंग, हाउ मच यू आर पेइंग फॉर अर्निंग्स, यू नो, प्रॉफिट कमाने के लिए कितना पैसा दे रहे हो। फिर आप यहाँ पे ग्रोथ के लिए कितना पैसा दे रहे हो, ठीक है, अर्निंग्स एंड ग्रोथ के लिए कितना पैसा दे रहे हो। प्राइस टू सेल्स, सेल्स के लिए कितना पैसा दे रहे हो। प्राइस टू बुक, जो इक्विटी है हमारी, एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज, राइट, तो वो कितना पैसा मिल रहा है मुझे। तो ऐसे ही हम लोग चीज़ें देखते हैं, ठीक है। सारी चीज़ें जो है वो प्राइस से कंपैरिजन है। तो आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। तो हम जस्ट एक रिवीजन लेते हैं। तो आज हमने क्या सीखा। तो आज हमने अभी देखा कॉर्पोरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखे, दो कंपनी का हमने एग्जांपल लिया, बड़ी कंपनी, छोटी कंपनी। उसके बाद हमने देखा कि बड़ी कंपनी उधार लेके भी कैसा बिजनेस अच्छा चलाती है, ठीक है ना। उधार लेना बिजनेस बढ़ाने के लिए अच्छा है, लेकिन उधार लेना सिर्फ उधार चुकाने के लिए अच्छा नहीं है। ये तीन तरीके से कैसे कंपनी डूब जाती है। फिर स्टॉक प्राइजेस, सस्ते या महंगा इससे कोई लेना देना नहीं होता। डेब्ट टू एसेट रेशियो देखते हैं, वैल्यू कैसे डिसाइड होती है, प्राइस कैसे डिसाइड होती है, ठीक है। फिर प्राइस टू अर्निंग रेशियो क्या होता है, हमने एग्जांपल लिए तीन कंपनीज के। फिर हमने देखा कि अर्निंग्स पर शेयर क्या होता है, शेयर प्राइस कैसे डिसाइड करते हैं हम, इसके अंदर इन्वेस्ट कैसे करना है वो कैसे डिसीजन लेते हैं हम, राइट। फिर हमने देखा कि ग्रोथ पीजी रेशियो भी हमने देखा कि हम ग्रोथ कैसे डिसाइड करते हैं। ये सारे फिगर्स हमने देखे और अल्टीमेटली हमने डिसाइड किया कि हमें किस कंपनी में जाना है, ठीक है। तो ये बहुत ही बेसिक लेवल पे मैंने बताया। अब ये सारी चीज़ें कैसे है कि आपको सारी रेडीमेड मिलेगी एनालिस्ट रिपोर्ट में, लेकिन जब आप पढ़ोगे तो उसका एटलीस्ट मीनिंग समझ में आना चाहिए। आपको ना कोई मतलब आपको कॉर्पोरेट मजदूर नहीं बनना है यहाँ पे, ठीक है ना। मतलब आपको कोई अकाउंटिंग नहीं करना या कैलकुलेशन ऐसा कुछ भी नहीं करना। सारा डेटा रेडीमेड होता है, बस वो जो इन्फॉर्मेशन आ रही है उसको आपको एटलीस्ट डिकोड करना आना चाहिए। मैं एक एग्जांपल भी लेके आपको बताता हूँ। अगर आप गूगल करेंगे screener.in, तो आप इस वेबसाइट के ऊपर जाइए। यहाँ पे मान लो अगर आप टाइप करते हो एशियन पेंट्स, एशियन पेंट्स अगर आप टाइप करते हो और आप यहाँ पे रेशियोज पे आते हो, ठीक है, ईयर्स के ऊपर आते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पी रेशियो दिख रहा है, ठीक है। तो पेंट्स कंपनी के अंदर एशियन पेंट है, बर्जर है, नेरोलैक है, एक्जोनोबल है, शालीमार है, राइट। इस कंपनी का मैंने कभी नाम नहीं सुना है वैसे। तो ये फेमस कंपनीज है, ओके। तो इनका प्राइस टू अर्निंग रेशियो दिया है। एशियन पेंट्स में 55 रुपीज़ में 1 रुपये मिल रहा है, बर्जर में 66 रुपीज़ में 1 रुपये मिल रहा है, नेरोलैक में 38 रुपीज़ में 1 रुपये मिल रहा है, एक्सोनोबल में 33 रुपीज़ में 1 रुपये मिल रहा है, राइट। तो काफ़ी सारे रेशियो, मतलब अलग अलग डेटा हमको मिलते होते रहता है, ठीक है। तो आगे चल के हम ये सारी चीज़ें एनालाइज करेंगे, ये सारी चीज़ें हम लोग कैसे करते हैं। तो अभी फ़िलहाल बेसिक लेवल पे ही हम लोग सीख रहे हैं, ठीक है। एटलीस्ट उसका मीनिंग पता चले, ठीक है। फिर इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है धीरे धीरे हम सीखेंगे। सो आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा एंड विश यू बेस्ट ऑफ लक, हैप्पी ट्रेडिंग। मिलते हैं अगले सेशन के अंदर।